हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक सर। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आज लेने वाले हैं वो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, वो हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं कितने इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस होते हैं और उसका कंसेप्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए क्या दिया है, देखते हैं इसमें। if x tan 60 into cos of 60 is equal to sin 60 into cot of 60, then find the value of x। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इक्वेशन के फॉर्म में दिया है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। यहाँ एक अननोन वेरिएबल x भी इसमें इंक्लूड किया है, तो इसी x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं इसे अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो मैं यहाँ दो मेथड बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जो भी आसान मेथड लगेगा आप उसे अप्लाई कर सकते हो। चलिए फर्स्ट मेथड देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करेंगे। ओके, मेथड 1। देखिए जो गिवन टर्म है उसे लिख लेते हैं। x tan ऑफ 60 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन ऑफ 60 डिग्री इंटू कॉट ऑफ 60 डिग्री। तो इस तरीके से मैंने वैल्यूज लिख लिया, जो भी गिवन टर्म है वो लिख लिया है। अब देखिए जो मेथड 1 है, मैं क्या करता हूँ, इसे सिर्फ टैन और कॉट को चेंज कर देता हूँ साइन कॉस के फॉर्म में। इट्स सो इजी, ताकि हमें जो वैल्यूज आए साइन कॉस के फॉर्म में ही ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यूज जो है हमें मतलब आना चाहिए, तो कुछ दिक्कत ना हो हमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने के लिए। टैन 60 कितना होता है, साइन 60 अपॉन कॉस 60 होता है, ठीक है। जिससे कि ये कॉस 60 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो थोड़ा आसान तरीका हो जाएगा हमें सॉल्व करने के लिए। यहाँ भी क्या हो जाएगा, साइन 60 इंटू कॉट मतलब क्या होगा, कॉस ऑफ 60 डिवाइडेड बाय व्हाट, साइन ऑफ 60। ओके, अगर आपको टैन कॉट की वैल्यू डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करना है तो मेथड 2 में वही बताने वाला हूँ, वो डायरेक्टली आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। या टैन की वैल्यू, कॉट की वैल्यू, साइन और कॉस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन अगर साइन कॉस में कन्वर्ट कर दे तो आसान होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की साइन और कॉस की वैल्यू पता करना आसान होता है एज कम्पेयर टू टैन कॉट सेक कोसेक। तो अगर हम इनकेस भूल गए टैन की वैल्यू तो हम ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम टैन और कॉट की वैल्यू भूल जाते हैं तब हम ये कंडीशन या तो ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कॉस कैंसिल होने के बाद क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 60 रह जाएगा, यहाँ साइन 60 इज इक्वल टू, यहाँ साइन 60 कैंसिल होने के बाद क्या रह जाएगा, कॉस ऑफ 60 डिग्री। ओके, तो ये देखिए इतना बड़ा टर्म हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है। कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 होता है 1/2। ओके, तो यहाँ हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 1/2 राइट हैंड साइड में है और ये लेफ्ट हैंड साइड का जो इनटू में टर्म है √3/2 इधर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/√3। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। होप सो कि ये समझ में आ चुका होगा। ओके, चलिए ये था आज का क्वेश्चन। मेथड 2 की जो बात कर रहे थे हम, इसमें हम टैन कॉस साइन कॉट ये डायरेक्टली भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 1 था आज का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या दिया है, इसमें फाइंड आउट क्या करना है। ओके, नाउ two tangents inclined at an angle of 60 degree are drawn to the circle। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आज का क्वेश्चन नंबर 2 है। टू tangents, ये सारे यूनिक टाइप के क्वेश्चन है, नोट डाउन करना मत भूलिएगा। हर एक क्वेश्चन अलग है, हटके है, उसका सॉल्यूशन भी यूनिक टाइप का है। इस लेवल के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा आपका, फिर आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को फेस कर सकते हो। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। टू tangents inclined at an angle of 60 degree, inclined at an angle of 60 degree are drawn to the circle of radius, are drawn to the circle of radius 3 centimeter. Okay, find the length of tangent, each tangent, find the length of each tangent। देखिए find the length of each tangent। ओके, तो शॉर्टकट मार लेते हैं, क्वेश्चन समझ लेते हैं। किसी सर्कल को टू tangents फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ड्रॉ किया गया है
तो ये जो टेंजेंट बनेगा तो फिगर बनेगी, देख लीजिए सर्कल है, दिस इज अ सर्कल एंड टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू दिस गिवन सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो मान लेते हैं ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये पहला टेंजेंट हो गया यहाँ और ये दूसरा टेंजेंट यहाँ हो गया। ओके, सो टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू दिस गिवन सर्कल। ओके, तो इसका नाम ले लेते हैं, सपोज दिस इज एक्सटर्नल पॉइंट P ले लेते हैं एंड A एंड B आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ अ सर्कल एंड सेंटर इज O। क्लियर? क्या बोला गया? टू टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। Two tangents are drawn to the circle from an external point, okay, are drawn from to the circle at radius 3 सेंटीमीटर दिया, ठीक है। तो एक्सटर्नल पॉइंट मेंशन नहीं है, तो टू टेंजेंट्स जो ड्रॉ करेंगे हम सर्कल को, तो वो एक्सटर्नल पॉइंट से किया जाएगा, ध्यान में रखिएगा। और ये जो दोनों टेंजेंट है इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री बोला है, मतलब एंगल बिटवीन टू टेंजेंट कितना दिया है? 60 डिग्री दिया। तो बाहर लिख लेते हैं वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का पार्ट आएगा। ओके, कि होप सो ये समझ में आ गया होगा। टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द गिवन सर्कल इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। और फाइंड क्या करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। इसी टेंजेंट की लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। रेडियस दिया है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो ये दोनों जो रेडियस है हम उसकी वैल्यू 3 सेंटीमीटर लिख लेंगे। ओके, तो कंसेप्ट समझ में आया आपको? क्या दिया क्वेश्चन में, मतलब क्या गिवन थिंग दी है और हमें फाइंड आउट क्या करना है। तो रेडियस दिया, मिस रेडियस दिया है, इसमें एंगल बिटवीन टू टेंजेंट दिया है और इसी टेंजेंट की लेंथ निकालना है। देखिए यहाँ कंस्ट्रक्शन का पार्ट आएगा, सॉल्यूशन लिखते हैं इसमें कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम? जॉइन पीओ को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। पीओ को ज्वाइन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ एक कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द गिवन सर्कल आर ऑलवेज इक्वल इन लेंथ। ओके, तो हमें ये पता है कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट जो भी रहता है टू द गिवन सर्कल इक्वल इन लेंथ रहता है। तो पी ए इज इक्वल टू पी बी हमने लिख लिया है, पी ए इज इक्वल टू पी बी, ठीक है, पहला पॉइंट। और साथ में ये जो दोनों ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। ऑल्सो ट्रायंगल PAO is congruent to triangle PBO। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कौन से? PBO। ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ट्रिपल एस लिख लीजिए डायरेक्टली, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंट कंडीशन से क्या हो जाएगा? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, जिसके वजह से ये जो एंगल है ये और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। दिस इंप्लाइज एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO। अब देखिए दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा और पूरा एंगल 60 डिग्री दिया, तो दोनों एंगल की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री ईच। ओके, 30 डिग्री ईच। तो इतना होप सो कि समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार फिगर में रिपीट कर लेते हैं। होल 60 डिग्री दिया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, दोनों इक्वल एंगल हो जाएंगे 30-30। ओके, अब हमें निकालना है लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो यही अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। मतलब ये लेंथ कैसे निकालेंगे? ये आ जाएगी तो ये आ जाएगी। ओके, सिर्फ हमें रेडियस पता है। अब यहां देखिए tan ऑफ थीटा, tan थीटा कितना होता है? अब यहां देखिए पहले तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, क्यों? टेंजेंट रेडियस थ्योरम से। तो सबसे पहले हमें यही मेंशन करना पड़ेगा कि एंगल OAP या तो PAO इज इक्वल टू एंगल PBO इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच। ओके, टेंजेंट रेडियस थ्योरम से हम लिख सकते हैं, टेंजेंट रेडियस थ्योरम से हम दोनों जो एंगल है 90 डिग्री लिख सकते हैं, लिख लिए इसमें। नाउ इन ट्रायंगल PAO की बात कर रहे हैं, जिसमें कि एक एंगल A जो है 90 डिग्री है। ओके, अब देखिए यहाँ इस एंगल की अगर मैं बात करूं जो कि 30 डिग्री है, ओके, तो ट्रायंगल PAO में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम? tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा? tan 30 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ध्यान में रखिएगा, tan 30 कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हम लिख लेते हैं tan 30 इज इक्वल टू AO अपॉन व्हाट? AO अपॉन AP, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा tan ऑफ 30। ओके, अपोजिट परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा। तो
tan 30 की वैल्यू कितनी है, AO/PO, ठीक है। tan 30 कितना आता है, √3, 1/√3 आता है tan 30 की वैल्यू। AO कितना है, 3/AP, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, AP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AP = 3√3 सेंटीमीटर, ओके। Therefore, the length of tangent, both the tangent कितना आ गया हमारा, it is 3√3 सेंटीमीटर। तो फाइनल स्टेटमेंट लिखना मत भूलिएगा। Therefore, the length of the tangent which is drawn from the point P to the given circle is 3√3 सेंटीमीटर, ठीक है। होप सो ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल that can be inscribed in a square, that can be inscribed in a square of side 6 सेंटीमीटर, ओके। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखते क्या दिया है, सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर। तो ये इससे पहले भी वीडियो में मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। ये सेंटेंस जो बड़ा दिक्कत लाता है बच्चों को समझने में। क्या बोला है, सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन, ध्यान में रखिएगा, सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन मतलब सर्कल स्क्वायर के अंदर है, ओके। सर्कल स्क्वायर के अंदर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं, फिर स्क्वायर बनाएंगे। दिस इज अ सर्कल, ओके। दिस सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन स्क्वायर। ध्यान दीजिए क्या बोला गया है कि सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर, तो सर्कल कहाँ है, सर्कल है स्क्वायर के अंदर इंस्क्राइब्ड हुआ है। इसको अगर सीधी सादी लैंग्वेज में अगर बोले, अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड अ सर्कल, ऐसे बोला जाता है, अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड सर्कल, ठीक है। स्क्वायर क्या कर रहा है, सर्कल को इंस्क्राइब्ड कर रहा है, मतलब सर्कल अंदर रहेगा, स्क्वायर बाहर रहेगा। अब देखिए साइड ऑफ द स्क्वायर कितना दिया, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, सेंटर हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो सॉल्यूशन में देखिए किस तरीके से लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। अब इतना सा आसान तरीका है कि अगर किसी स्क्वायर के अंदर सर्कल है तो जो डायमीटर ऑफ सर्कल रहेगा दैट इज नथिंग बट द साइड ऑफ द स्क्वायर। अगर ये एंड पॉइंट मान लेते हैं इसके, ये एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर मान लेते हैं, यहाँ इसी से ए बी नाम दे देते हैं, और पी क्यू आर एस फॉर स्क्वायर ले लेते हैं। हम क्या लिखेंगे, पहले शुरुआत देखो कैसी करेंगे। क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज स्क्वायर, ठीक है, पहला पॉइंट लिख लिया हमने। देयरफॉर अब डायरेक्टली लिखते हैं, ए बी इज अ डायमीटर, ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। एंड यहां जो दिया है कि सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर, एज सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर। ये सेंटेंस लिखना बहुत जरूरी, क्योंकि गिवन है, इसीलिए हम लिख सकते हैं डायमीटर ऑफ सर्कल दैट इज ए बी इज इक्वल टू द साइड, कोई भी एक साइड ले लीजिए, एस आर, ए बी इज इक्वल टू एस आर हो जाएगा। तो ए बी की वैल्यू दैट इज वैल्यू ऑफ डायमीटर कितना हो जाएगा, जो कि साइड है एस आर 6 सेंटीमीटर। तो चारों साइड इक्वल रहती है स्क्वायर की, तो चारों साइड लिखने की जरूरत नहीं, एक साइड लिख ली हमने। तो डायमीटर आ गया हमारा ए बी, देयरफॉर डायमीटर इज इक्वल टू आ गया 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ द डायमीटर दैट इज 3 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल
ओके, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते, पाई इज 22/7, रेडियस इज 3 इंटू 3, ठीक है, 3 इंटू 3 कर लिया हमने, सिंपल सा कैलकुलेशन रहेगा, और डिवाइडेड बाय 7 कर लेंगे, तो 22/7 इज इक्वल टू 3.14 भी ले लेते हैं, ये डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, इंटू 9 कर लेते हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा। देखिए 3.14 तब लिया जाता है जब दिया है, लेकिन हमें बाय 7 तो करना ही पड़ेगा, तो थोड़ा आंसर इधर उधर हो सकता है डेसिमल के बाद, पहले नहीं, डेसिमल के बाद वाला आंसर इधर उधर हो सकता है, या तो फिर आपको 22 इंटू 3 कीजिए, जो भी फाइनल आंसर आएगा उसको डिवाइडेड बाय 7 कीजिए, तो आंसर आ जाएगा। अब 22/7 की वैल्यू मुझे पता थी 3.14 ही अप्रोक्सीमेट आंसर होता है इसका, इंटू 9 करूंगा तो आंसर आ जाएगा 9 4 36, फिर बैलेंस 9 1 9 प्लस 3 12, देन डेसिमल 9 3 27 प्लस 1 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो देखिएगा आप 22/7 3.14 लेना है, ये तो डायरेक्ट आप न्यूमरेटर में सारा मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 7 कर दीजिए, तो अभी आंसर आ जाएगा।